हेलो दोस्तों, आपने अक्सर गांव या फिर छोटे शहरों में जगह जगह पर छोटे छोटे क्लिनिक्स खुले हुए देखे होंगे, जिनमें आप कभी बीमार पड़ जाते हैं तो इलाज के लिए जाते हैं, है ना। तो वहाँ पर जो आपका इलाज करते हैं उनको डॉक्टर बोला जाता है, लेकिन रियलिटी ये है कि उनमें से 90% लोग डॉक्टर नहीं होते हैं, है ना। वो पैरामेडिकल स्टाफ होता है। तो अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ क्या होते हैं और डॉक्टर कैसे बना जाता है, किन किन कोर्सेज में आप अपने नाम के आगे डॉक्टर शब्द लगा सकते हैं। देखिए, मेडिकल फील्ड में दो तरह के स्टाफ होते हैं। एक होता है पैरामेडिकल स्टाफ और दूसरा होता है मेडिकल स्टाफ। पैरामेडिकल स्टाफ वो होता है जो मेडिकल स्टाफ यानी डॉक्टरों के नीचे काम करता है ना, उनकी हेल्प करता है। एक तरीके से सपोर्टिव स्टाफ होता है जो कि डॉक्टरों की हेल्प करता है और पेशेंट्स की देखभाल करता है, उनकी केयर करता है ना। जैसे मान के चलिए इंजेक्शन लगाना है, ड्रिप चढ़ाना है, उनकी बीपी चेक करना है, उनका एक्सरे करना है, उनको दवाइयाँ देनी है, मेडिसिन देनी है। तो ये सारे काम जो है वो कौन करता है? पैरामेडिकल स्टाफ। और मेडिकल स्टाफ में जो डॉक्टर होते हैं वो आपका ट्रीटमेंट करते हैं, आपकी सर्जरी करते हैं, आपकी जांच करते हैं, है ना। जांचों का पता लगाते हैं, डायग्नोसिस करते हैं कि आपके भीतर कौन सी बीमारी हो सकती है ना, लक्षणों का पता लगाते हैं। तो वो होता है मेडिकल स्टाफ। समझ में आ गई? अब देखिए, पैरामेडिकल स्टाफ में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे कि नर्सिंग हो गया, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, है ना। थेरेपी का हो गया, बीपीटी, एमपीटी। इसके अलावा डिप्लोमा हो गए, जैसे कि बीएमएलटी, डीएमएलटी हो गया और जीएनएम हो गया। तो कई तरह के पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं, है ना। अलग अलग कामों के लिए अलग अलग तरह के स्टाफ होते हैं। जबकि अगर मेडिकल स्टाफ की बात की जाए तो उसमें कई तरह के कोर्सेज होते हैं, जैसे कि एमबीबीएस हो गया, एमडी हो गया, एमएस हो गया, है ना, डीएम हो गया। इसके अलावा आयुष कोर्सेज होते हैं, जैसे कि बीएमएस है, बीयूएमएस है, बीएचएमएस है ना। तो इन सभी कोर्सेज को करने के बाद आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, है ना। लेकिन इनके अलावा कुछ कोर्स और भी हैं, जैसे कि पीएचडी हो गया, है ना। तो पीएचडी को कहते हैं अपन डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। इस कोर्स को करने के बाद भी आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। हालांकि ये लोग जो हैं वो किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, किसी की सर्जरी नहीं करते हैं, किसी को दवाई नहीं देते हैं, है ना। इनका काम होता है रिसर्च करना, है ना। और ये एकेडमिक प्रोफेसर होते हैं। तो इन सभी कोर्सेज में बच्चों की जो पहली पसंद होती है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो आती है वो एमबीबीएस की होती है, जिसको अपन बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी कहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको एमबीबीएस का डॉक्टर बनना है तो आप किस तरीके से बन सकते हैं, क्या प्रोसेस होती है एक एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए। देखिए, अगर आपको इंडिया में एमबीबीएस का कोर्स करना है तो इसके लिए एक एग्ज़ाम होता है जिसका नाम है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि नीट, है ना। इसको नीट यूजी के नाम से जाना जाता है क्योंकि आप एमबीबीएस की बैचलर डिग्री ले रहे हो, है ना। एक और एग्ज़ाम होता है जिसको अपन नीट पीजी कहते हैं। ये एमबीबीएस के बाद लगता है, जब आपकी एमबीबीएस कंप्लीट हो जाती है उसके बाद लगता है हायर स्टडीज़ के लिए, है ना, स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने के लिए। तो अगर आपको एमबीबीएस करना है तो नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा और नीट के इस एग्ज़ाम में लगभग 180 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और 180 मिनट ही आपको दी जाती हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट दी जाती है। हर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है। हर एक क्वेश्चन पर आपके -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। -1 मार्क आपका कट जाएगा अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो, है ना। तो टोटल जो पेपर होता है आपका 720 मार्क्स का होता है, 720 नंबर्स का होता है, जिनमें से अगर मैं बात करूं एवरेज कट ऑफ की तो लगभग 550 या 500 नंबर से कम पर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है ना। क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हाई होता है और बच्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। 20 से 25 लाख तक बच्चे जो हैं हर साल इस एग्ज़ाम को देते हैं, है ना। अगर बात करें इसके सिलेबस की तो सिलेबस में प्योर एनसीईआरटी का सिलेबस होता है। जो एनसीईआरटी में सिलेबस दिया हुआ है वही नीट की वेबसाइट पर नीट यूजी का सिलेबस है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स में क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं, तो सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलने वाला है। आपको किसी टीचर के नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे और आपको टेस्ट सीरीज या फिर मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे और मोर एंड मोर प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी क्वेश्चंस के, तब जाकर के आपका जो फ्लो है वो बन पाएगा, क्योंकि टाइम बहुत ही कम होता है। इसी तरीके से आपको केमिस्ट्री में भी करना पड़ेगा। केमिस्ट्री में आपको टीचर के नोट्स और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा अगर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है तो आप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की पढ़ सकते हैं, है ना। फिजिकल को आप छोड़ सकते हैं, है ना। अगर बात करें बायोलॉजी की तो बायोलॉजी में आपको एनसीईआरटी क्लियर करनी होती है ना, क्योंकि सभी क्वेश्चंस लगभग एनसीईआरटी से ही आते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं, आपने कभी भी नीट का कभी एग्ज़ाम नहीं दिया है, नीट की प्रिपरेशन नहीं की है, तो आपको एक बार किसी टीचर के नोट्स पढ़ने पड़ेंगे,
है ना। और बायोलॉजी के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, है ना। मैं आपको नोट्स भी बताऊंगा और एनसीईआरटी भी पढ़वाऊंगा और टेस्ट सीरीज भी दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगा। तो लगभग सभी चीज़ें मैं आपको क्लियर करवाने वाला हूँ। ओवरऑल आपकी एनसीईआरटी क्लियर होनी चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है ना वो बहुत टफ है ना। वो बहुत संक्षेप में लिखी गई है, शॉर्ट में लिखी गई है, तो वो आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए आपको क्या पढ़ना है, पहले किसी टीचर के नोट्स को पढ़ना है, कंसेप्ट को क्लियर करना है, उसके बाद में एनसीईआरटी को पढ़ना है। अगर बात करें टाइम ड्यूरेशन की कि कितने साल में आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप फ्रेशर हैं, अभी 11th क्लास में है ना, तो आपको लगभग 2 साल लग सकते हैं। लेकिन आपने 11th-12th बायोलॉजी से पढ़ ली है ना, तो आपके लिए 1 साल पर्याप्त है अगर आप ठीक से तैयारी करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपको प्रिपरेशन ऑनलाइन करनी चाहिए या फिर ऑफलाइन करनी चाहिए। तो देखिए दोनों ही बेस्ट हैं, जहाँ से भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। ऑनलाइन के भी कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं, इसी तरीके से ऑफलाइन के भी कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। ऑनलाइन में आपका जो है वो जाने आने का टाइम बच जाता है, पैसे कम लगते हैं, है ना। और पढ़ाई आप अपने हिसाब से कर सकते हो, जो भी टीचर आपको पसंद आता है उससे आप पढ़ सकते हो, है ना। और टाइम भी अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो पढ़ने का। ऑफलाइन में भी कुछ फ़ायदे हैं, जैसे मान के चलिए ऑनलाइन में आपका डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप मोबाइल पढ़ने के लिए खोलते हैं और कोई नोटिफिकेशन आता है, आपका टाइम वहीं पर निकल जाता है ना। तो इस तरीके की कंडीशन बनती है जहाँ पर आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पाते हैं, तो आपके लिए जो है ऑफलाइन बेस्ट हो सकता है। अब मान के चलिए आपने नीट का एग्ज़ाम दे दिया और वो क्वालिफाई हो गया, तो उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है। देखिए जैसे ही आप नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद में आपकी काउंसलिंग होती है ना। आपके नंबर्स के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट होता है, आपका कॉलेज में एडमिशन होता है और वहाँ पर आपकी 5.5 साल की जो MBBS की डिग्री है वो चालू हो जाती है, कंप्लीट कराई जाती है ना। तो इन 5.5 सालों में आपके पहले जो 4.5 साल हैं वो एकेडमिक के होते हैं, आपको पढ़ाई करवाई जाती है, और 1 साल आपका इंटर्नशिप का होता है। मतलब आपको आपकी जो ड्यूटी है वो हॉस्पिटल में लगाई जाती है ट्रीटमेंट करने के लिए। MBBS में आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सभी ऑर्गन्स की स्टडी करवाई जाती है, उनके ट्रीटमेंट के बारे में, उनकी डिजीज़ के बारे में, सर्जरी के बारे में, दवाइयों के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में आपको सिखाया जाता है ना। MBBS करने के बाद आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। जैसे ही आपका MBBS कंप्लीट हो जाता है, आप कहीं पे भी जाके जॉब कर सकते हैं, आपके पास में जॉब की अपॉर्चुनिटी आ जाती है, आपके पास में लीगल अथॉरिटी होती है कि आप किसी की भी सर्जरी कर सकते हैं, किसी का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, है ना। अच्छा, MBBS करने के बाद में क्या स्कोप होता है, तो कुछ बच्चे MBBS करने के बाद भी हायर स्टडीज़ में जाते हैं, जिसमें MD या फिर MS का कोर्स कराया जाता है ना। और ये लगभग 3 साल का कोर्स होता है, और इसको करने के लिए आपको नीट PG का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है ना। तो इन 3 सालों में आप पढ़ाई भी करते हैं और साथ के साथ आपकी ड्यूटी हॉस्पिटल में लगती है, और साथ के साथ आपको पैसे भी मिलते हैं, आपकी सैलरी भी मिलती है। अगर बात करें ओवरऑल टाइम ड्यूरेशन की कि एक डॉक्टर बनने के लिए आपको लगभग कितना समय लग जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको स्पेशलिस्ट बनना है ना, और आपका जो नीट का एग्ज़ाम है, नीट UG या PG का, वो आप एक बार में ही निकाल लेते हैं, तो भी तब भी आपको 11 से 14 सालों का समय लग जाता है एक डॉक्टर बनने के लिए। जैसे मान के चलिए आपकी उम्र अभी 17 साल है और आपने 12th कंप्लीट कर ली है, 12th के साथ ही आपका नीट में सिलेक्शन हो जाता है, आपको MBBS कॉलेज मिल जाता है। तो MBBS जब आप कंप्लीट करेंगे 5.5 से 6 सालों बाद, है ना, तो आपकी एज कितनी हो जाएगी, लगभग 22-23 हो जाएगी, है ना। 22-23 के बाद में आप नीट PG का एग्ज़ाम देंगे। जैसे मान के चलिए नीट PG आपने 23 साल की उम्र में दिया, उसके बाद में आप क्या करेंगे भैया, MD या MS करेंगे, तो 3 सालों का टाइम आपको वहाँ पर लग जाएगा, है ना। और MD या MS करने के बाद भी आप हायर स्टडीज़ में जा सकते हैं, जैसे मान के चलिए DM हो गया या MCH हो गया, है ना। ये सुपर स्पेशलिस्ट कोर्स होते हैं। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको लगभग 15 से 17 साल लग जाते हैं, और वो भी तब जब आपने नीट में कोई ड्रॉप नहीं लिया है ना। तो डॉक्टर बनना इतना ईजी नहीं है, और वो भी खासकर इंडिया में। देखिए अगर इंडिया में MBBS की बात की जाए तो MBBS वालों को लगभग 50-60 हज़ार से 1-1.5 लाख तक सैलरी दी जाती है ना। और वही बात करें MD या MS की, तो इनकी सैलरी 1.5 लाख से 3 लाख तक होती है। और MCH या DM की बात की जाए तो इनकी सैलरी 3 लाख से 5 लाख तक होती है। लेकिन जो मैंने बताया है, ये डॉक्टरों की रियल सैलरी नहीं होती है, डॉक्टरों की सैलरी इससे बहुत ज़्यादा होती है। मैं कुछ डॉक्टरों को पर्सनली जानता भी हूँ जिन्होंने MBBS किया है, और वो महीने के 10-10 लाख रुपए बना रहे हैं। कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ 1 घंटे के ही लाखों रुपए चार्ज करते हैं। तो डॉक्टर करोड़ों रुपए कमाते हैं, कमाने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो डॉक्टर की सैलरी कभी भी फिक्स नहीं होती है ना। तो मेरे ख्याल से सारी बातें आपकी समझ में आ चुकी होंगी। तो अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे अपने और दोस्तों के साथ भी शेयर करो, है ना, ताकि वो भी कुछ जानकारी ले पाएँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।